Now, Sri P. Chidambaram is not there. So, would you like to speak now? Yes, then Sri Digvijay Singh. धन्यवाद सभापति महोदय। जीएसटी बिल का कांग्रेस पार्टी शुरू से समर्थन करती आई है और आज भी हम उसका समर्थन करते हैं। डेरेक ओब्रायन जी ने ऐतिहासिक रूप से सही बताया कि इसकी कल्पना 2000 से शुरू हुई और 2006-2007 में चिदम्बरम जी के बजट स्पीच में इस बात का इशारा किया गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, वैसे तो उसकी आदत यू टर्न की पड़ी हुई है, जिसका वे विरोध करते आए उसी का आप समर्थन करते हैं और उसके समर्थन के बाद उसका श्रेय भी लेना चाहते हैं। बात यही है कि इसमें यह बात भी सही है, जैसा कि डेरेक ओब्रायन ने जी बताया, इसका सबसे कड़ा विरोध अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया और आखिर तब किया। 2014 के लोकसभा के पहले तक वे जीएसटी का विरोध कर रहे थे कि मैं अगर प्रधानमंत्री बना तो जीएसटी कभी लागू नहीं कर पाऊंगा और ना करूंगा, ना उनकी इच्छा थी। यही अगर समझ लें, जैसा कि एनसीएआर की रिपोर्ट रही है, अगर जीएसटी सही ढंग से लागू कर दिया जाए तो 1 से 1.78% जीडीपी ग्रोथ होगी। यदि इसी को मान लिया जाए उपसभापति महोदय, आप लोगों ने यदि इसका समर्थन 2007 से कर दिया होता तो आज लगभग 12 लाख से 13 लाख करोड़ की आय हमारे शासन को होती और आप समझते हैं कि उसका कितना लाभ हो सकता था। 82% देश ऐसे हैं जिनमें जीएसटी सिंगल रेट है। जिन देशों ने मल्टी रेट जीएसटी लागू किया, चाहे घाना चाहे चाइना, उन लोगों को वापस लेना पड़ा। अब हमारे यहां आप लोगों ने जो रेट्स प्रपोज किए हैं तो 6 अलग अलग डिफरेंट रेट्स हैं। उसमें 0% है, 5% है, 12% है, 18% है, 28% है और सेस आदि को जोड़ लिया जाए तो लगभग 40% भी टैक्स आ जाता है। ऐसी व्यवस्था में जहां की 6 टैक्स बैंड्स हैं, उसमें आप समझ सकते हैं कि किसी भी व्यापारी को फॉर्म भरने में कितनी कठिनाई आएगी। और उसके बाद भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और शराब को, अल्कोहल को आपने उससे अलग रखा है। इसका मतलब यह है कि उन राज्यों में जहां पूरे देश में जहां अधिकांश व्यापारियों को जीएसटी के अंतर्गत अपना टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा, वहीं पेट्रोलियम प्रोडक्ट और अल्कोहल के व्यापारियों को अलग से राज्य के सेल्स वैट आदि में उनको अपना फॉर्म भरना पड़ेगा। माननीय उपसभापति महोदय, मेरी चिंता जो टैक्स आएगा उसको निचले स्तर पर रूरल लोकल बॉडीज और अर्बन लोकल बॉडीज पर कैसे आप पहुंचाएंगे, इसका एक चिंता का विषय है। यदि आप देखेंगे तो अमूमन तौर पर जो टैक्स ट्रांसफर्स होते हैं उसमें जिस तेजी से लोकल बॉडीज के पास राशि पहुंचना चाहिए नहीं पहुंच पाती है। पूरे देश में अधिकांश अर्बन लोकल बॉडीज की माली हालत खराब है, उनमें तनख्वाह भी नहीं बढ़ पाती। यदि राज्य सरकार ने लोकल बॉडीज के फंड ट्रांसफर में विलंब किया तो आप समझ सकते हैं कि शहरों में अव्यवस्था फैलेगी। इसलिए उनकी सुरक्षा करने की आवश्यकता है। इस कानून में जहां ये सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर विशेष तौर पे ध्यान देती है, हालांकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ग्लोबली हम लोग काफी पीछे हैं, लेकिन इससे तो और जटिल हो जाएगा। विशेषकर छोटे और मध्यम व्यापारियों के लिए तो ये
ऐसा सरदर्द है कि पता नहीं वो कैसे इससे निजात पा पाएगा। इसमें जो व्यापारी जिसका टर्नओवर केवल 20 लाख रुपए सालाना है, उसको भी इसमें शामिल कर लिया गया है। इसका मतलब यह है कि कोई व्यक्ति के दुकान पर अगर 5 से 6 हजार रुपए की बिक्री भी रोज की होती है, उसको भी जीएसटी के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। और पिछले टैक्स रिजीम में आज तक कोई भी व्यापारी जो है क्वार्टरली अपना रिटर्न पेश करता था, यानी कि साल में 4 रिटर्न पेश करता था। अब इस व्यवस्था में लगभग हर महीने, लगभग नहीं हर महीने 3 रिटर्न भरने पड़ेंगे। फर्स्ट, सेल्स रिटर्न ऑन 10th of every month, डिक्लेयरिंग सेल्स मेड इन द पीरियड अलॉन्ग विद डिटेल्स टू हुम मेड, किससे आपने क्या माल खरीदा और किससे खरीदा, ये आपको डिटेल देना पड़ेगा 10 तारीख को। 15 तारीख को क्या क्या माल आपने खरीदा और किससे खरीदा, इसका रिटर्न देना पड़ेगा। और 20 तारीख को दोनों का रिटर्न आपको देना पड़ेगा, यानी कि 1 महीने में 3 बार आपको रिटर्न भरना पड़ेगा। यानी कि पहले आज के समय में केवल 4 रिटर्न व्यापारी भरता है, अब उसे 36 फॉर्म भरना पड़ेंगे, 36 बार रिटर्न भरना पड़ेगा। और हर महीने 3-3 फॉर्म भरने के बावजूद भी उसे एनुअल रिटर्न भी सेक्शन 44 में अलग से भरना पड़ेगा। यानी कि पूरी आपने व्यवस्था को इतना जकड़ दिया है कि छोटा और मध्यम व्यापारी को तो अपने दुकान पर कोई ना कोई 5,000 रुपए माहवार से 10,000 रुपए माहवार का आदमी बैठाना पड़ेगा, नहीं तो वो बहुत फॉर्म भर नहीं पाएगा। और यदि फॉर्म भरने में कहीं भी त्रुटि हुई तो उस पर नियंत्रण, इतना दबाव रहेगा अधिकारी और कर्मचारियों का। मैंने अपने फाइनेंस बिल के भाषण में भी इस बात को कहा था। भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे देश की अर्थव्यवस्था को टैक्स ब्यूरोक्रेसी के शिकंजे में कस दिया है और इससे और मजबूती हो जाती है। अगर आप देखेंगे कि कहीं भी त्रुटि रह जाती है यदि आप, तो उसके अंदर पूरी जवाबदारी टैक्स पेयर पर आती है। इसी के साथ साथ आप इनपुट क्रेडिट का जहां तक सवाल है, इनपुट क्रेडिट में तभी उसको लाभ मिल पाएगा और तभी व्यवस्था में इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स कंट्रोल हो पाएंगे यदि जिस व्यक्ति ने अपने रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड व्यक्ति से माल खरीदा उसका वो अपनी रिटर्न में बताए और जिसको बेच रहा वो भी सही बताए और उसके भी सही बताए। और इस कड़ी में अगर किसी ने भी गलती कर दी तो आप समझ सकते हैं कि इनपुट क्रेडिट के मामले में उसको कितनी कठिनाई आएगी और ये अपने आप में पूरी टैक्स व्यवस्था को चरमरा सकता है। अब मैं आपसे ये भी अनुरोध करना चाहता हूं कि देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, ये पूरा आप जो टैक्स भरेंगे वो ऑनलाइन है। क्या हमारे देश में टैक्स भरने के लिए, ऑनलाइन भरने के लिए टैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा है? क्या उसकी इंटरनेट कनेक्टिविटी पूरे देश में है? क्या वहां पर बिजली की व्यवस्था पूरी है? पूरी व्यवस्था आपने ऑनलाइन कर दी है और यदि कहीं विलंब हुआ तो आप समझ सकते हैं कि टैक्स अधिकारियों को उस पर उसका गला पकड़ने में कितनी आसानी हो जाएगी। मैं आपसे और कहना चाहता हूं कि इस पूरी व्यवस्था में कि हमारे व्यापारियों को कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस कम से कम छोटे और मध्यम व्यापारियों को तो काफी अधिक हो जाने वाली है और उसका लाभ यदि किसी को होगा तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जरूर हो सकता है और टैक्स के अधिकारियों को हो सकता है, लेकिन छोटे और मध्यम व्यापारियों के जो व्यवसाय की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें निश्चित तौर पे कमी आएगी। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, इसी प्रकार से आज भी टैक्स ऑफिशियल्स में आपसी में अंतर विरोध है। जहां राज्य सरकार के टैक्स ब्यूरोक्रेसी है, टैक्स के अधिकारी लोग हैं, वो इस बात से संतुष्ट नहीं है कि 1.5 करोड़ के नीचे के जितने भी व्यापारी होंगे उनका टैक्स कंप्लायंस वो लोग करेंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टैक्स अधिकारी जो हैं 1.5 करोड़ से ऊपर जो होंगे
उसका टैक्स कंप्लायंस का वो उसका असेसमेंट करेंगे। इसमें अपने आप में विरोधाभास है और जब तक ये विरोधाभास समाप्त नहीं होता है तब तक अव्यवस्था बनी रहेगी। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस देश में जो करोड़ों टैक्स पेयर्स हैं और उसके साथ साथ आपके निचले स्तर के अधिकारी हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इन लोगों की आप तहसील और जिला स्तर पर जब तक जॉइंट बैठक करके इन सारी समस्याओं का निदान नहीं करेंगे, जब तक उनको एक अवेयरनेस कैंपेन नहीं चलाएंगे। आप रोज हम नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर विज्ञापनों में देखते हैं, बजट भी काफी है, उस पर खर्च करने के बजाय यदि जीएसटी को कैसे लागू किया जा सकता है उसका अवेयरनेस कैंपेन पर अगर आप खर्च करेंगे तो व्यापारियों को भी उसमें समझने में आसानी होगी और टैक्स कंप्लायंस में भी सुधार होगा। एग्जेम्पशंस के मामले में मेरा तो ये निश्चित मत है कि किसी भी टैक्स स्ट्रक्चर में एग्जेम्पशंस में कम से कम होना चाहिए। जितना आप टैक्स एग्जेम्पशन देंगे उतना ही इसकी जटिल हो जाता है टैक्स रिटर्न भरना। इसी प्रकार से इस कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए इस बात को भी देखना पड़ेगा कि क्रॉस बॉर्डर रिफंड्स के मामले में भी काफी दिक्कत आएगी। आज भी पूरे देश में यदि आप रिफंड्स को देखेंगे तो हजारों करोड़ के रिफंड्स सरकार के पास अभी पेंडिंग है और अमूमन तौर पर कोई केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो टैक्स कलेक्शन करने में तो तत्परता दिखाती है, लेकिन रिफंड देने में 10 तरह के बहाने बनाकर अपना बैलेंस रखना चाहती है। इसी के साथ साथ मैं कहना चाहता हूं कि सेक्शन 132 को अगर आप देखेंगे उसमें कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को उसमें उल्लेख किया गया है। छोटी सी भी त्रुटि हो जाए तो उस पर जेल के प्रावधान है। काफी जटिल और कठोर पर जो इसमें प्रोविजंस किए गए हैं, उस कठोर प्रोविजन का जो लाभ है, जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, इस एक्ट में पूरे डिस्क्रिशनरी पावर्स जो हैं सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के हाथ में चले जाते हैं। क्लॉज 138 है वो कंपाउंडिंग का है और कंपाउंडिंग में आप समझते हैं कि हमेशा टैक्स के जो अधिकारी होते हैं, टैक्स ब्यूरोक्रेसी होती है, वो हर व्यक्ति पर केस लाद कर फिर कंपाउंडिंग के अंदर जो समझौता करता है वहीं सारा भ्रष्टाचार होता है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, इसी बात को समझने की आज आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह भी पूछना चाहता हूं कि ओरिजिनल एक्ट में सीएजी को अधिकार था इस पूरे जीएसटी के टैक्स स्ट्रक्चर में इसकी जांच पड़ताल करने का अधिकार सीएजी को दिया गया था, लेकिन आज इस बिल के अंदर सीएजी को उससे अलग रखा गया है। क्या कारण है कि जिसकी वजह से मौजूदा सरकार ने सीएजी का जो अधिकार था उसको अलग कर दिया गया है? क्या इसमें शायद ऐसा तो नहीं है कि सीएजी ने जिस प्रकार के रिपोर्ट दी जिसका नुकसान यूपीए सरकार में हुआ, उससे चिंता करते हुए मौजूदा सरकार ने सीएजी को इसमें दखलंदाजी समाप्त करने का जो प्रयास किया गया है, इस पर हम चाहेंगे कि माननीय वित्त मंत्री जी हमको जानकारी दें कि आखिर सीएजी को इससे अलग क्यों रखा गया है। अंत में माननीय महोदय, मैं कहना चाहता हूं, इस पूरे टैक्स व्यवस्था को सही ढंग से इतने बड़े देश में अगर लागू नहीं किया गया, उसके लिए तैयारी सही ढंग से नहीं की गई, तो एक इकोनॉमिक क्योस की स्थिति बन सकती है और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान कोई होगा तो छोटा और मध्यम व्यापारी को होगा। वो छोटा और मध्यम व्यापारी जो बुनियादी तौर पर जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक आपका समर्थक रहा है, उस व्यापारी के गले में आपने टैक्स अधिकारियों कर्मचारियों को ऐसा शिकंजा दे दिया है कि उससे वो उबर नहीं पाएगा। आपने कुछ दिन पहले ही जितने भी सुनार थे उनको 1% सेंट्रल एक्साइज टैक्स लगाकर इंस्पेक्टर राज ले आए। इस पूरी जीएसटी व्यवस्था में आपने किसी की मदद करी है तो इंस्पेक्टर्स की मदद की है, टैक्स अधिकारी और कर्मचारियों की मदद करी है और मल्टीपल रेट लगाकर आपने इसको इतना जटिल बना दिया है कि कोई भी साधारण व्यक्ति अपना टैक्स रिटर्न भरने के लिए बिना एक्सपर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की मदद के आगे बढ़ नहीं सकता। मैं आपको सचेत करना चाहता हूं, कनाडा में भी 1993 में प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव्स की पार्टी ने जीएसटी लगाया था
उसके पास 57% सीट्स थी 295 में, लेकिन जब जीएसटी उन्होंने लागू किया आने वाले चुनाव में 57% से घटकर केवल 2 सीटें जीत के आए थे। तो ये सचेत आपको मैं कर रहा हूं माननीय वित्त मंत्री जी, अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो आपकी जो एक कोर समर्थन था, आपका जो एक मजबूत व्यापारी समुदाय आपका समर्थक था, वो समर्थन धीरे धीरे कम होता जाएगा। आपके डर और दबाव से, आपके आतंक से वो घबराया जरूर होगा, लेकिन एक बात मैं बता देता हूं कि मन से और अपने दिमाग से और अपने व्यापार में हो रही हानि और व्यापारियों पर शिकंजा कसने पर जिस प्रकार से आपने अधिकार हमारे टैक्स ब्यूरोक्रेसी दिया है, वो आपके साथ ज्यादा दिन रहेगा नहीं। हम आपसे इतना ही अनुरोध करते हैं कि इसके कुछ प्रावधान हैं, उन पर आप जरूर सोचें और जल्दी से जल्दी इस पूरे देश में सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर लाएं विदाउट एनी एग्जेम्पशन, तभी आप सफल हो पाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच श्री दिग्विजय सिंह जी। थैंक यू। थैंक यू श्री अजय संचेदी। आज भाजपा को ठेकेदारों की आवश्यकता है, अच्छे व्यापारियों की जरूरत नहीं है। 2 का तो हमारा हो गया, अब 2 का होना बाकी है, किसका होगा पता नहीं। पत्थर रख के भाषण कर रहे हैं, मुझे बता रहे थे बिहार अभी। सर